ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा में आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलने का काम कौन कर रहा है, इससे किसको फायदा होगा और इसे रोकने के लिए जो राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए, जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के नाम पर कई सारे प्रयोग इस प्रदेश में होते रहे हैं, वो आखिर क्यों दिखाई नहीं देती, कम से कम ऐसे मौकों पर। हमारे साथ ब्रिगेडियर कपूर साहब हैं। ब्रिगेडियर कपूर, हम एक सवाल लेकर ये आना चाह रहे थे आपके पास कि जब इस तरह की स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो पॉलिटिकल विल पावर है वो क्यों नहीं दिखाई देती एक, और अगर हम अपनी सेना को बार बार इस तरीके से उसकी इमेज को हम दांव पर लगाएंगे तो फिर हम किस तरफ आगे बढ़ेंगे? क्या हमारे राजनेता, चाहे वो इस पार्टी के हों या उस पार्टी के, ये सोच भी रहे हैं, या फिर सब कुछ जो बात जैदी साहब कह रहे थे कि सियासी फायदा होना चाहिए, दांव पर कुछ भी लग जाए? नहीं, मैं जो आप कह रहे हो कि ये लोग उस सियासत के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर देंगे, और मेरा सोच विचार ऐसा है कि जो फौज होती है ये एक नेशनल एसेट होता है, और इसको एक नेशनल एसेट की तरह अगर आप यूज़ करेंगे तो उसका आपको कई गुना ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 50-60 साल से, जिस तरह से इन्होंने फ़ौज का डेनिग्रेशन किया है, डिग्रेडेशन किया है, कि हमको वहाँ तक पिच कर दिया है कि अभी 7th पे कमीशन के अंदर भी उसके इवन जो पीएमएफ है उनके नीचे पिच किया गया है। तो ये सब चीज़ें लोग नोट कर रहे हैं। आज अगर आप उनको यही जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपके पास स्टेट के पास है जो कि आज पूरे देश को प्रोटेक्ट कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, लेकिन उनको अगर इनकी आपकी जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट होती है, हमने देखा है सभी, कोई हमें उनमें कोई फर्क नहीं दिखाई देता बिकॉज वी आर अपोलिटिकल, बट सभी की अप्रोच वही रही है। किसी ना किसी तरह इनको शुरू से डर लगा रहता है कि ये फौज कहीं थ्रेट ना हो जाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस आपके मीडियम से कि हमारी फौज कोई बनाना रिपब्लिक की फौज नहीं है, बहुत डिसिप्लिन फौज है, बहुत प्रोफेशनल फौज है, और कभी हमारे देश के अंदर आप सोच भी नहीं सकते कि ये फौज कभी कू कर सकेगी। तो इनको हमें सपोर्ट देना चाहिए और यूज करना चाहिए। अभी जैसे ऐसी चीज हुई है, वहां पर एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ है, दैट हैज बीन ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। वो चाहते हैं, वहां के लोग, वहां के जो अलगाववादी लोग हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ज्यादातर लोग जब हम जाके उनसे मिलते हैं वो सब लोग हमें सपोर्ट करते हैं, 100% फौज को सपोर्ट करते हैं वहां पर। लेकिन कुछ एक वो अलगाववादी तत्व हैं, आतंकवादी हैं, उनको रोज का काम है कुछ ना कुछ नई स्टोरी उन्होंने करनी है। और ये जो सारा जो मेरे हिसाब से है, जैसे ही वहां ये गठबंधन बना है, दिस इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और उसको अगर ऐसी कोई इंसिडेंट हो भी गया है और उसके अंदर इनका सिंपल सी बात है, जैसे आपने भी जिक्र किया कि फौज को घसीट के ले आओ हर एक चीज के अंदर, और क्योंकि आप अगर फौज को डीमोरलाइज वहां कर देंगे तो इनका टास्क उतना आसान हो ही जाता है। जो अलगाव ताकतें हैं वहां पर, उनका जो फौज है कि जो सबको इकट्ठा करके रख के बैठी हुई है, उनके अगेंस्ट ही अगर आपको इस तरह से, और इस समय जो हमारी गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करना चाहिए पूरी तरह से। चाहे जिसने अगर गलती की है उसके अगेंस्ट, जैसे जैदी साहब ने बोला है, हमारे बड़े साहब हम साल नहीं लेते हैं, कुछ एक दिनों में, महीनों के अंदर हमारा प्रोसेस ऐसा है, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी एंड ही विल बी टेकन टू जस्टिस। तो वहां पे हम लोग देर नहीं करते। अगर कोई अगर उसके अंदर दोषित पाया जाता है तो उसको सजा मिलती है और वो नहीं जाता। लेकिन उसके ऊपर जैसे इन्होंने भी बोला है कि आपकी जो पूरी फौज को आप बदनाम नहीं कर सकते इंडियन, और साथ में अपना जो उनके सीएम है वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं डिसप्रोपोर्शनेट। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि फौज कैसे उसके अंदर सकिन होती है हमारी, इसको हम ग्रेजुएटेड रिस्पॉन्स कहते हैं, कि उसके अंदर ये नहीं कि सीधा ही जैसी चीज हुई वो फौज उसके अंदर आ जाती है। फौज कभी लास्ट रिसोर्ट होता है सब जगह में। वहां पे अगर पहले वहां पर अपना जेएनके के अंदर जगह जगह पे कोशिश की गई है वहां की जो पुलिस और सीआरपीएफ को उसका टास्क दिया जाए, तो वो जब उनके हाथ से वो निकल जाती है, हम लोग अपनी बैरक्स में वहां रहते हैं, जैसे बंकर में। अभी भी इनका ये होता है, जैसे ही कोई चीज ऐसा हुआ, मॉब आया, तो दे स्टार्ट उसका अपना पथराव शुरू कर देंगे उसके ऊपर। अभी जब पथराव शुरू कर देंगे कुछ हद तक आदमी टॉलरेट करता है, और उसके बाद में जब वो ज्यादा हो जाता है तो आपको सेल्फ डिफेंस के अंदर कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है। और कभी भी अगर मान लिया जाए अगर 5000 का मॉब आ जाता है तो हमारी तो वहां पर 50 लोग होंगे या 100 लोग होंगे, तो डिसप्रोपोर्शनेट कहां से हो गया? मेरे को इस चीज का ये अगर ये पॉलिटिकली इनके आपस के अंदर तालमेल नहीं है बीजेपी और पीडीपी का, और फौज को बीच में लाकर
उसको एक हर एक जैसे आपने बोला है कि इसको रोकेंगे कैसे, ये तो आज शुरुआत हुई है। तो ये इस तरह के ये इंजीनियर किए जाते हैं इंस्टेंस, और उस तरह से जो एक आपके पास सॉलिड सपोर्ट है फौज की, आप उसको भी डीमोरलाइज कर दो। जी कमल हक साहब, हम ये समझना चाहते हैं कि एक घटना जिसमें एक लड़का और लड़की, उसकी लड़ाई, वो बाथरूम से निकल रही थी, वो सारा इंसिडेंट आपने जिक्र किया, ये अचानक वहाँ एक मॉब आ गया और पत्थरबाजी होने लगी, वहाँ लोकल पुलिस और उसके बाद आर्मी इन्वॉल्व हो गई। सवाल ये है कि हम बीजेपी की चुनौतियों का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी की चुनौती भी तो यही अलगाववादी हैं जिनको संरक्षण देने के आरोप इस पार्टी पर लगते रहे हैं। तब आप कैसे निपटेंगे साहब? फिर ये चुनौती कैसे पार पाई जाएगी? देखिए, पीडीपी का राजनीति तो सॉफ्ट सेपरेटिज्म पे ही चली है। इनका इंटरनल ऑटोनॉमी, पोरस बॉर्डर्स, कॉमन करेंसी, ये तो इनका पॉलिटिक्स का प्लैंक तो यही रहा है जी। तो ये जाहिर है। और इनके साहब हम रोकना चाहेंगे आपको। श्याम जाजू साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्याम जाजू साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। श्याम जाजू साहब, बहुत स्वागत है प्राइम एजेंडा में आपका। आप सुन पा रहे हैं हमें? सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? जाजू साहब, आरोप यह लग रहा है कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह की स्थिति है, उससे आप लोग बैकफुट पर चले गए हैं। क्या यह बात सही है कि एक बेमेल गठबंधन वहां पार्टी की छवि को, जो घटनाएं लगातार हो रही हैं, उससे नुकसान पहुंचा रहा है? आज की घटना में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी बैकफुट पर नहीं जा रही है। हमने बहुत सोच समझकर जम्मू कश्मीर में जो भी तालमेल किया है और जो गठबंधन बना है, बहुत सोच समझकर बना है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर बना है। हम दोनों पार्टियों की विचारधारा, दोनों पार्टियों की कार्यपद्धति हम एक दूसरे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल यह है, कुछ शक्तियां वहां इस प्रकार का गठबंधन चल के जो जम्मू कश्मीर का विकास का एजेंडा आगे बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर का जो अलगाववाद की भावना कम हो रही है, पूरे देश के मेन विकास की रफ्तार में जम्मू कश्मीर शामिल हो रहा है, ये कुछ लोगों को, कुछ शक्तियों को देखा नहीं जा रहा। तो छोटी मोटी कोई भी घटना जम्मू कश्मीर में घटे, वो तुरंत केंद्र सरकार, बीजेपी, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट की आर्मी तो कोई सरकार की नहीं होती है, आर्मी देश की होती है जी। और जहां भी आवश्यक है वहां आर्मी का जाना होता है। तो ऐसी छोटी मोटी घटना को लेकर तुरंत आर्मी पर इस प्रकार का दोषारोप करना, तो उनको उनका मॉरल डाउन करने का काम जो शक्तियां कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसे विषय तो राजनीति के ऊपर रुककर सोचना चाहिए। तुरंत आरोप लगा दिए कि आर्मी ने इस प्रकार का काम किया है। जिस लड़की के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार हुआ, उसने कह दिया कि उसमें कोई आर्मी का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। आर्मी जो भी भूमिका करनी चाहिए थी वो ठीक भूमिका की है, ठीक। पर जो आर्मी को बदनाम करना चाहते हैं और हर विषय का राजनीति के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वो लोग इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं और बाद में बात गठबंधन पर जा रही है। मुझे लगता है कि हमारा गठबंधन कोई पीछे नहीं गया है, कोई बैकफुट पे नहीं गया है और स्पष्ट हो गया है। जब वो लड़की ने कह दिया कि इसमें आर्मी का कोई रोल नहीं, तो आर्मी को डिमोरलाइज करना ये देश के लिए ठीक है। जैदी साहब, कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब एक मत हैं कि हिंदुस्तान भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है। वो कौन सी ताकतें हैं जो कश्मीर के अंदर तरक्की से, कहना चाहिए, बज़न है या वहां तरक्की नहीं चाहती हैं? सवाल ये नहीं है। बीजेपी अपने पॉलिटिकल हित को साधने के लिए जो जगह जगह ये वीडियो क्लिप खेल रही है, ये देश की गरिमा को ठेस पहुंचा रही है। हमने अभी कहा कि देश की मिलिट्री हमारे लिए सलूट की पात्र है। अगर कोई एक नौजवान वहां पे कुछ गलती करता है तो उसे पूरी मिलिट्री की छवि पे उसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। लेकिन टोटल मिलिट्री के अंदर बिल्कुल सब फरिश्ता सिफत लोग हैं, ये भी हम मानने को तैयार नहीं है। अगर ऐसा है तो कहना चाहिए मणिपुर के अंदर वहां पे पूरी जमात औरतों की नंगी होकर प्रदर्शन करती है, तो वहां प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सवाल ये होता है कि अगर बीजेपी आज अपोजिशन के अंदर होती तो कश्मीर के अंदर जब अपोजिशन के होकर झंडा फहराने कश्मीर के अंदर जाती है, आज वहां सत्ता में रहने के बाद वहां एक लफ्ज भी क्रिटिसाइज का नहीं इस्तेमाल कर सकती, एक शब्द नहीं बोल सकती। तो इनका राष्ट्रवाद धोखा है। ये सिर्फ एक और अपील करूंगा इनसे मैं कि जैसे इन्होंने दो संस्थाएं देश के अंदर इज्जत की पात्र मानी जाती थी, एक सीबीआई
लोग समझते थे अगर किसी एजेंसी से इंसाफ नहीं मिलेगा तो CBI सीबीआई से से मिलेगा। इंसाफ मिलेगा। इन्होंने उसे पॉलिटिकल करने के बाद उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मैं इनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि फौज को कम से कम सियासत के अंदर मत लाइए, फौज को अपना काम करने दीजिए। जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है कश्मीर के अंदर वो ये दिखाएं, वहां की समस्या का हल करें, वहां के जनता का दिल जीते, तब आपका कहना चाहिए होगा। लेकिन सवाल ये कि जब हम श्याम जाजू साहब से हक साहब ये सवाल करते हैं तो वो दूसरे के ऊपर यानी अपनी बॉल जो है वो दूसरे कोर्ट में डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि जिनको वहां डेवलपमेंट का एजेंडा पच नहीं रहा है वो अलगाववादी शक्तियों के साथ मिलकर इस तरह के षड्यंत्रों को बढ़ा रहे हैं, उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार भी इस तरीके से रिएक्ट, इन शक्तियों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल है। श्याम जाजू साहब का फोन कट गया है, हम दोबारा उनके पास रुख करेंगे। हक साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी करें सर आप। अच्छा, सिंस अब जाजू साहब नहीं है, लेकिन काश वो होते तो शायद एक दो सवाल हम उनसे पूछ अभी जुड़ेंगे वो जी। पॉइंट ये है कि अगर कश्मीर में आईएसआई के झंडे फैलाता है कोई, त्राल में कुछ वो कोई एक बड़ा बुरहान एक हीरो बन चुका है टेररिस्ट का त्राल में, वो कुछ घटनाएं वहाँ पे उसे घटती हैं, किसी जगह पे कोई भी ऐसी घटना होती है तो जो कश्मीर के सरकारें हैं, उमर अब्दा साहब की सरकार हो चाहे मुफ्ती सईद साहब की सरकार रही हो, तो इनको बड़ी आसानी से डिसमिस किया जाता है। ये जी छोटी मोटी तो होता रहता है, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम पे जो बीजेपी की रिएक्शन हुआ करती थी और जो आज के मतलब आज जब जाजू जी ये कह रहे हैं कि ये तो छोटी मोटी घटना है, तो मतलब आप साफ उन्हीं की लैंग्वेज आप बोल रहे हैं जो कि वहाँ के अलगाववादी सपोर्टर्स, जो कि एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स ऑफ कश्मीर की ज़बान है, तो वो आप बोल रहे हैं। तो अगर आप भी वही बात बोल रहे हैं तो आप इस प्रदेश को विकास के पथ पे कैसे ले जाएंगे? ये एक फैक्ट है कि मुफ्ती साहब का जो लेटेस्ट टेन्योर था उनकी मृत्यु से पहले, कश्मीर में काफ़ी असंतुष्टि थी उसके पीछे, क्योंकि कोई भी काम नहीं हुआ था कि एक पैरालिटिक एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस था कश्मीर में, जो कि आम सी बात है। और महबूबा जी को आए हुए कुछ दिन ही हो गए, तो अभी कौन सा ऐसा प्रगति काम हो रहा वहाँ पे डेवलपमेंट काम, वो तो कोई है ही नहीं। बट खाली कि अपनी एक इनएक्शन, अपना एक कॉम्प्रोमाइज और अपनी एक नाकामी को छुपाने का बस एक आर्ग्यूमेंट सामने आया, जी बस ये तो छोटी मोटी घटना है तो उसको लोग इसका बहाना बनाते हैं। लेकिन अगर ये छोटी मोटी घटना है तो आपके पास में क्या ऐसी गारंटी है, क्या आपके पास में ऐसे कुछ एक्शन प्लान है कि जो कि आप ऐसी घटनाओं को आगे नहीं होने देंगे? क्या आपके पास में है तो वह बयान करें तो हम शायद आप पे भरोसा करें। हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं श्याम जाजू साहब से जुड़ने की। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर ये घटना छोटी मोटी है तो फिर जो सरकार है वो ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान लेकर आने वाली है, और इतने कम दिनों में डेवलपमेंट का कौन सा बड़ा एजेंडा वहां डीरेल हो गया। हम जरा नक्शबंदी साहब के पास जाना चाहेंगे। नक्शबंदी साहब, आप भी इसे छोटी मोटी घटना समझते हैं जैसा श्याम जाजू साहब कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, छोटी मोटी घटनाएं बड़ी हो जाती हैं कश्मीर में। हक साहब आपको बता सकते हैं ये। तो मेरा ये है कि ये अभी जो कह रहे थे कि हमने बहुत सोच समझ के ये गठबंधन बनाया, तो गठबंधन में एक है एजेंडा ऑफ अलायंस पे एक गठबंधन चल रहा है। उसमें एक पॉइंट है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को का विड्रॉवल, ग्रेजुअल विड्रॉवल के लिए स्टेप्स उठाए जाएंगे। ठीक, तो आज वो कह रहे हैं बात कि आर्मी का डिफेंड कर रहे हैं इस चीज में, क्या वो उस एजेंडा ऑफ अलायंस को रिव्यू के लिए जाएंगे कि हम ये पॉइंट इसमें निकाल देंगे, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रहना चाहिए कश्मीर में? उस पे वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ताकतें ऐसे हैं। हाँ, मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे भी पता चलना चाहिए कि ये कौन सी ताकतें हैं। आप उनको एक्सपोज कर लीजिए, आप उनको नंगा कर लीजिए, आप उनको सामने लाइए ये कौन सी ताकतें हैं। आप जब आप ऑपोजिशन में थे तब आप कहते थे कि ये कौन कौन है, आप उनको कर लीजिए, एक्सपोज कर लीजिए। दूसरी बात है गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस में आप कह रहे हैं कि नहीं पूरा ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा होता तो एनआईटी हुआ, ठीक चल रहा है। मैं जैसे पहले बोला कि 4 दिन में कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप क्लेम भी मत करिए कि सारा ठीक हो रहा है, सब कुछ ये है। और दूसरा, आपने कंप्रोमाइज जो की है उसके बारे में आप बताइए। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट का क्या अब होगा? आपने लैंड की बात की अभी कि लैंड वापस मांग रहे हैं। अभी गवर्नर रूल के टाइम पे 3-4 जगह स्टेट में
आर्मी ने वापस लैंड करने का एक अपना कमिटमेंट किया है श्रीनगर, अनंतनाग, कारगिल, जम्मू में। तो आप मुझे ये बताइए, ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है जब मुफ्ती मोहम्मद सईद और बीजेपी की सरकार वहां आ गई, तो ये प्रोसेस वहां स्टार्ट हुआ है। तो आप इस पे क्या कह रहे हैं? आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उस पे क्या आपका अब स्टैंड है? जब अभी एक आर्मी का लेके एक इंसिडेंट हुआ है, तो अब उस पे हम आपका स्टैंड जानना चाहते हैं। बाकी चुनौतियां, ये छोटी घटना है। देखिए, एक बड़ी अफसोस की बात है, एक इसमें लड़का जो मारा गया क्रिकेटर था और उसका अंडर 19 खेल कुछ कैंप में भी आया था, नेशनल टीम के लिए खेलना भी चाहता था। अब अगर आप कह रहे हो कि वो सेपरेटिस्ट है या वो एक अलगाववादी है, तो मेरे को वैसे जैदी साहब को अच्छी तरह पता होगा, पता नहीं सत्ता में ऐसा कौन सा खुमार है। सत्ता हमेशा हर घटना को छोटे मोटे नजरिए से ही देखती है। ये अकेले श्याम जाजू का ही सवाल नहीं है, आप कई प्रदेशों में निगाह घुमा लीजिए, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, वो उन घटनाओं को उसी नजरिए से देखते हैं, पता नहीं क्यों। रक्षबंदी साहब, अच्छा किया आपने एनआईटी का जिक्र कर दिया, हम जरा उस पर एक सवाल लेकर आना चाहते थे, क्योंकि आज एक डिबेट ये भी हो रही है कि साहब एनआईटी को वहां से शिफ्ट करने की बात चल रही है और ये बात धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हम ब्रिगेडियर कपूर आपके पास आना चाहेंगे। क्या एनआईटी को श्रीनगर से शिफ्ट कर देना समस्या का कोई निदान है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा डेरोगेटरी स्टेप कभी लेना नहीं चाहिए। और इसका मतलब ये है, अगर आप ये कर देंगे तो जो उनका डिज़ाइन है, आप उसका हिस्सा बन रहे हैं, तो वो किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। और वो जिस वजह से वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है, उस वजह को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। ये नहीं कि अभी वहाँ पर अगर कोई ऐसा एक किस्सा हुआ, अभी ये भी लोग कहते हैं कि अगर JNU को वहाँ NIT में भेज दो, NIT को इधर ले आओ, ये तो तरीका नहीं है। मेरा मतलब इस तरह से बोलना, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, जो भी उसके अंदर खामियां हैं या जो भी कोई इश्यूज थे, उनको एड्रेस करना चाहिए, कि ये नहीं कि वहाँ से इंस्टीट्यूशन को शिफ्ट कर दो। यही वो लोग चाहते हैं। अगर आप इस तरह से कोई भी वहाँ इंस्टीट्यूट नेशनल लेवल की आप सेटअप कर रहे हैं, आप उनको मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और अगर वो लोग तो इसके अगेंस्ट करेंगे किसी भी हालत के अंदर। वो तो चाहते हैं जितने वो तो, जैसे अभी इन्होंने बताया है कि वो तो चाहते हैं कि आर्म फोर्सेस को वहाँ से रिमूव कर दिया जाए। हाँ, आप आर्म फोर्सेस को रिमूव कर दीजिए, कल को 2 दिन के अंदर वो आपके हाथ से कश्मीर निकल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कोई इतना आसान काम नहीं है जो कहना ये इतनी लूज टॉक करनी है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, साहब हमें मालूम है, मैंने 14 साल JNK में सर्विस की है, और वहाँ पे और हम लोग बहुत जुडिशियस यूज करते हैं फोर्स का, और सारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। पुलिस का रेप साथ लेके जाते हैं, और मजिस्ट्रेट का तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होता। आपको खबर मिलती है, आप उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें हम वहाँ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ हमारे अगेंस्ट वो लोग करते हैं। उनका काम है, ये उनका काम है, किसी तरह से ये चीज की जाए और डीमोरलाइज किया जाए लोगों को हमारे, क्योंकि हम लोग उनको उसमें वहां पे पीस रखी हुई है हमने, वहां पे हर एक तरह माहौल अच्छा बना के रखा हुआ है। डेवलपमेंट भी अगर हो रही है साहब, फौज की वजह से हो रही है, कोई एजेंसी कुछ नहीं कर रही है, हम आपको साफ साफ बता रहे हैं, ठीक है। तो हम अगर वो चाहते हैं कि ये एक एजेंसी है जो कि काफी इफेक्टिव है वहां पर, उसको भी डीमोरलाइज किया जाए, और जो उनके जो एम्स हैं, जैसे इन्होंने बताया है कि उनकी जो राजनीति है, कि इनकी जो PDP की जो उनकी पॉलिसीज हैं, तो ये उनके पॉलिसीज के अंदर आप खेल रहे हो। बीजेपी शुड टेक वेरी स्ट्रांग स्टैंड। मतलब कभी भी मेरे को यहाँ पर मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा कि हम लोग सबको इन मुद्दों के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए, और उसके नेशनल लेवल के ऊपर इनके सबसे उठकर और इकट्ठा सबका साथ देना चाहिए। और जो भी इशू आज अगर चाहे बीजेपी सत्ता में है, तो बीजेपी को बाकी पार्टीज को भी सपोर्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि वो फिर उनको स्ट्रेंथ होगी तो वो वहां पर कोई ना कोई कंक्रीट स्टेप्स ले सके जो हमारे देश के इंटरेस्ट के अंदर है। जी हक साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि एक तो NIT का जो मामला सामने आया, उसमें आज दिन भर इस तरह की बात सामने आई कि साहब उसे बाहर शिफ्ट करने पर, क्या इस तरह की चीज कोई समस्या का निदान है? एक और दिक्कत वहां आ रही, वो दिक्कत ये आ रही है कि जो बाहरी छात्र हैं, जो गैर कश्मीरी हैं, अब वो वहां अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। अगर इस तरह के असुरक्षा के हालात बने रहे
तब फिर जो पूरा विजन है ऐसे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस को वहां स्थापित करने का, वो फिर कितना कारगर होगा? देखिए, एनआईटी का जो मसला बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मसला है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी चाहिए कि अगर कश्मीर में कोई प्रॉब्लम है तो एनआईटी एक आइलैंड बन के नहीं रह सकता वहाँ पे। उसका ओवरऑल सिचुएशन का इफेक्ट तो एनआईटी पे होगा ही होगा, वो तो जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आपने नेशनल इंस्टीट्यूट, एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट वहाँ पे है, या और भी जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी की बात चल रही है, एडमिशन का नोटिस आज निकला उस यूनिवर्सिटी के लिए, और भी कई चीज़ें हैं, तो क्या आप उनको ऐसी चीज़ों से कैसे आइसोलेट करें? तो पहले उस पर बात हो, उनके पास में एक प्लान हो कि हम जो ऐसे आइसोलेट करें, तो या वो हो। अगर वो नहीं है तो फिर एनआईटी जैसी घटनाएं तो घटेंगी वहाँ पे। मैं आपको ये भी बता दूं कि एनआईटी की शायद आजकल की पॉलिटिक्स के चलते ये बाहर आया, तो एनआईटी तो ऐसा ही माहौल था। आज से 40 साल जब से एनआईटी बना, माहौल तो यही था वहाँ पे, कोई फ़र्क तो आया नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आज बिकॉज ऑफ द एक ओवरऑल पॉलिटिकल एक सिचुएशन बनी है कि ये बाहर निकल के आया है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे विकास हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो कश्मीर में, और नेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, ये मेरे ख्याल में ज़रूरी भी है। लेकिन गवर्नमेंट को वो एस्टैब्लिश करने से पहले कुछ रूपरेखा तैयार करनी चाहिए कि इनको इन चीज़ों से, जो कि लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल सर्कमस्टांसेस है, ऐसी इन चीज़ों से उनको कैसे आइसोलेट करा जाए। और अगर वो आइसोलेट कर सकती है तो फिर तो वेलकम स्टेप है। अगर आइसोलेट नहीं कर पाएंगी तो आज ये एनआईटी में हुआ, कल ओपन यूनिवर्सिटी में होगा, परसों IIM में होगा, जो या IIT की बात चल रही है वहाँ पर होगा, फिर आप उस चीज़ को रोक नहीं पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिक्स को परे रख के ये चीज़ें आगे बढ़े तो सही रहेगा। जैदी साहब, जिस नए राजनीतिक प्रयोग, जिस नए राजनीतिक विकल्प के तले ये पूरी सरकार बनी, पहली बार जब मुफ्ती साहब सीएम बने और उसके बाद जब महबूबा जी सीएम बनी, क्या वो डिरेल हो गई है? हम थोड़ा निष्पक्षता से जानना चाहेंगे, बिल्कुल पार्टी लाइन से अलग हटकर, जो अब तक दिख रहा है। नहीं साहब, आप चाहे जो नाम दे लीजिए, लेकिन स्थिति ये है, और इस असल स्थिति को हमें समझना पड़ेगा, और यही वो बड़ी चुनौती है, और अभी से नहीं, कई वर्षों से है। पहले तो मैं एनआईटी पे आप मानसिक दिवालियापन देखिए कि क्या स्टेटमेंट है कि कहना चाहिए जेएनयू को कश्मीर में और कश्मीर एनआईटी को जेएनयू में। यानी कि ये हम मान बैठे हैं कि जेएनयू के अंदर वो लोग रहते हैं जो शायद सीधे सीधे आरोप उनके ऊपर, जो कश्मीर वाले आंदोलनकारियों को या उग्रवादियों को या जो वहाँ सेपरेटिस्ट हैं उन्हें सपोर्ट करते हैं, जो एक गलत दिशा है। आप दिल्ली में आ जाइए, जब यहाँ पूर्वोत्तर के छात्रों के साथ कहना चाहिए कुछ गलत व्यवहार होता है, और होता है, हमारे सामने होता है, और अक्सर मीडिया में उनकी खबरें बनती हैं, न्यूज़ बनती हैं, हम उनके साथ जो यहाँ दिल्ली के अंदर करते हैं, व्यवहार करते हैं। हो सकता है कि कश्मीर के अंदर भी कुछ इस क्षेत्र के जो छात्र वहाँ गए हैं पढ़ने, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ हो, मैं ये नहीं मानता, नहीं हुआ होगा। हम क्या कर रहे हैं उनके साथ यहाँ पे दिल्ली के अंदर या और स्टेट के अंदर, बॉम्बे के अंदर या कहीं और उनके अंदर क्या करते हैं, ये हमारे ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। हमें उनके साथ अपना व्यवहार हमें भी दुरुस्त करना होगा। जैसा हम व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही सामने वाले से हम करें भी, बिल्कुल ठीक है, करना होगा। ये करना होगा, और ये माहौल पैदा करेंगे राजनीतिज्ञ। आप इच्छा शक्ति से ऊपर उठ के बात करेंगे। आप बात वही आती है कि हमें पॉलिटिकल गेम करना है, पॉलिटिकल एजेंडे को अपने आगे बढ़ाना है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है, देश की एकता एक तरफ चली जाए, देश की भाईचारा खत्म हो जाए, सारी सीमाएं लांघ दी जाएं, लेकिन हमारे वोट बैंक का स्कोर होता चला जाए। लेकिन फिर हक साहब, फिर दिक्कत ये कि जम्मू कश्मीर में तो सारे राजनीतिक दल एक ही तरह व्यवहार करते दिखाई दे रहे हैं। ये नया गठबंधन भी, फिर हम उम्मीद किससे रखें, कितनी रखें? फिर हम ये मान लें कि सब कुछ ऐसा ही चलेगा। देखिए, कश्मीर में क्या होता है, कश्मीर में 1947 से कोई भी
राजनीतिक गतिविधि कश्मीर के मसले को सॉल्व करने की ओर नहीं बढ़ी है। वहाँ पे तो खाली पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है। किसी तरीके से सिचुएशन को मैनेज करो, अपने 3-4 साल 5 साल निकालो, फिर अगली सरकार आएगी तो वो संभाल लेगी। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट, वो अपना मैनेजमेंट करने लगे। वो हाँ, ये पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट फिर कन्वर्ट होता है अपना पर्सनल मैनेजमेंट में। अब हमारी स्पेस कैसे सिक्योर हो जाए, हम कैसे इसमें कर जाए। तो ये सिचुएशन है, तो जाहिर है सिचुएशन वैसी की वैसी जैसी कि आज से 50 साल पहले कश्मीर में थे, आज थोड़ा उसमें वॉयलेंट रूप ले रखा है। तो बट अदरवाइज सिचुएशन तो वही है। तो क्योंकि आप मैनेज करते आ रहे हैं, तो आपको ये पॉलिटिक्स ऑफ मैनेजमेंट छोड़ना पड़ेगा और पॉलिटिक्स ऑफ सोल्यूशन लेना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ऑफ सोल्यूशन के लिए आपको कहीं ना कहीं पे एक यूनानिमिटी, एक राय, एक मत कायम करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली कश्मीर में क्या होता है कि अगर आप देखें जितनी भी सरकारें बने, चाहे वो कांग्रेस की सरकार वहाँ पे हो, चाहे वो पीडीपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस पीडीपी की गठबंधन की सरकार हो, बीजेपी पीडीपी की सरकार हो, कोई भी सरकार जो आए, अगर आप देखें इनका अंडरलाइन देखें कि सारे की सारी सरकारें वहाँ पे एक ही नीति पे चल जाते हैं। वहाँ पे एक बारी विपक्ष को छोड़िए, एक बार सत्ता में आ जाए तो ये सारे कॉन्फ्लुएंस ऑफ जितने भी जो भी पॉलिसीज हैं वो सारी एक हो जाती हैं, चाहे वो उसमें कोई भी डिफरेंट बिहेवियर नहीं आ जाता उन चीज़ों में। तो इस वजह से ये मसला कभी सॉल्व ही नहीं हो पाता है। तो एक मैनेजमेंट की बात आ जाती है, आज भी वही हो रहा है, मैनेज हो रहा है ये सारा मामला। तो अगर ये मैनेज ही करना है तो फिर ये घटना तो फिर छोटी मोटी घटना रह के रह जाएगी। ऐसी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी और वो मैनेज करते रहेंगे। कभी आर्मी पे ऊपर दोष लगा दिया, कभी किसी, आज वहाँ पे किसी एएसआई सब इंस्पेक्टर को एक कुर्बानी का बकरा बना के उसको सस्पेंड करा गया हंदवारा में। एक साइड से बता रहे हैं इंक्वायरी करेंगे, एक साइड से किसी को सस्पेंड करते जा रहे हैं। तो हम इन शॉर्ट मतलब एक मैनेजमेंट ही हो रहा है वहाँ पे, जो कि मैं समझता हूँ कि और इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट से कोई हल कम से कम निकलने वाला बिल्कुल भी आज नहीं, अगले 10, 20, 50 सालों में भी निकलने वाला नहीं है, जैसे पिछले 50 सालों में अब तक नहीं निकला। तो आज अभी क्या निकलेगा। बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का आज की इस डिबेट में आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जम्मू कश्मीर के हालात काफी दिनों से संवेदनशील रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। बार बार एक ही निष्कर्ष पर हर पैनल पहुंचता है और वो निष्कर्ष होता है पॉलिटिकल विल पावर का। वो पॉलिटिकल विल पावर दिखती नहीं है। हम उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम, चाहे वो एनआईटी वाला मामला हो या फिर ये मामला जिसमें सेना की छवि को दागदार करने की कोशिश की गई, एक वीडियो आया जिससे स्थिति थोड़ी साफ हुई, कम से कम ऐसे मसलों पर पॉलिटिकल विल पावर, राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिलेगी और कश्मीर, जम्मू कश्मीर थोड़ा आगे बढ़ेगा। जो डेवलपमेंट की बात है वो राजनीतिक भाषा ना होकर वो धरातल पर कहीं दिखाई देगा, तब हालात थोड़े बेहतर होंगे। प्राइम एजेंडा आज यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।